शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत। कल हमने जो संविधान की विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। देखिए, संविधान की विशेषताओं में हमने देखी थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, उसकी प्रस्तावना, संविधान की विशालता और संस्थात्मक शासन प्रणाली। आज हम जो संविधान की विशेषताएं हैं उनमें जो अगली विशेषता है संविधान की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा देखिए जो टॉपिक चल रहा था वो ये था भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो अगली विशेषता है आज हम पढ़ने को जा रहे हैं वो विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। देखिए, भारत के संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नहीं, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? 6। देखिए, जो मौलिक अधिकार थे वो कौन कौन से थे? जिनमें पहला था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठा था
का अधिकार और 7वां का सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार, सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। देखिए, जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी मूल संविधान में कितनी थी? 100। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। और मूल संविधान में कितनी थी? 7। देखिए, वर्तमान में 6 है, जिसमें जो संपत्ति का जो हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। कौन सी सैद्धांतिक संशोधन के अनुसार? देखिए, 44वें सैद्धांतिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? 6। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायालय में वाद्य योग्य है। इनका हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये न्यायालय में वाद्य योग्य है। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में है वो कितनी है? 6। फिर आगे देखिए, जो 86वां सैद्धांतिक संशोधन अधिनियम हुआ। कौन सा सैद्धांतिक संशोधन अधिनियम? 86वां सैद्धांतिक संशोधन अधिनियम, जो दिसंबर 2002 और जुलाई 2000
यानी कि जब संविधान को बनाया गया तब इन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ भाई। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जैसे हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, हमारे जो कार्य करने योग्य जो कार्य होते हैं, जैसे संविधान की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और अहिंसा को अपनाना, जीवों पर दया करना, ये सब क्या है? राष्ट्र ध्वज की रक्षा करना, जो वन प्राणी उनके प्रति दया की भावना अपनाना, ये सारे हमारे क्या मूल कर्तव्य। ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये प्रारंभ में 10 थे। कितने थे? 10। यानी कि मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 10। लेकिन जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन है? 86वां संवैधानिक संशोधन है। इसके तहत एक कर्तव्य और लागू कर दिया गया। कौन सा कर्तव्य? जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, वो शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा। तो ये अधिकार, ये कर्तव्य अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया था? 21A में। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य बन गया। क्या बन गया? कर्तव्य। तो इस प्रकार से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई भाई? 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी, वो कितनी थी? 10। यानी कि इस संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और 86वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ, जिसको संसद के द्वारा जुलाई 2009 में पारित किया गया था, ये विशेषता है भाई भारतीय संविधान की। अब जो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है, ये देखेंगे हमें नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक जो तत्व है, वो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के
जो समाजवादी शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। देखिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी जो शब्द है ये भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसको जोड़ने का उद्देश्य यही था कि समाज को एक नई दिशा दी जाए, समाज को एक नई दिशा प्रदान की जाए, जिससे कि समाज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, समाज में ज्यादा से ज्यादा प्रगति के उन्नति के कार्य हो। तो इस प्रकार से ये थी भारतीय संविधान की समाजवादी राज्य की विशेष समाजवादी राज्य, जिसका उल्लेख किया हमने कि 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया, मूल संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है, यह 8वीं विशेषता थी। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। देखिए भारतीय संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को एक अधिकार मिल जाता है जिसे क्या कहा जाता है, वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिल जाता है जिसे कहा जाता है वयस्क मताधिकार। मूल संविधान में जो वयस्क मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन 61वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ भाई, 1989। इसके तहत 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता थी कि वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता है, माना जाता है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को एक अधिकार मिल जाता है जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और वयस्क मताधिकार की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष थी। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष से कर दी गई। तो इस प्रकार से ये थी भारतीय संविधान की एक विशेषता, वयस्क मताधिकार। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है पंथनिरपेक्ष राज्य। पंथनिरपेक्ष राज्य। देखिए पंथ का मतलब है, अर्थ है धर्म। और हमें मालूम है कि धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया, उस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष राज्य का उल्लेख
किया गया है। भारत का अपना अलग से कोई धर्म नहीं है। कानून की दृष्टि में सारे धर्म समान है। कानून की दृष्टि में सारे धर्म क्या हैं? समान है। भारत अपने मतलब कि अपने धर्म का अलग से न तो कोई प्रचार प्रसार कर सकता, न अपने धर्म की कोई अलग से शिक्षा की व्यवस्था कर सकता। ये भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि सारे धर्म जिस प्रकार से जो विश्व के अन्य देश हैं वो कहते हैं कि हमारा ये धर्म है, ये धर्म है, लेकिन भारत के लिए ऐसा कोई नहीं है। भारतीय संविधान में ये कहा है कि कानून की दृष्टि में सारे धर्म क्या हैं? समान। कानून की दृष्टि में सारे धर्म क्या हैं? समान। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की एक विशेषता, पंथ निरपेक्ष राज्य। अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज। देखिए, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है। भारतीय संविधान की अपनी कुछ अलग से विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान को इसी कारण से विलक्षण दस्तावेज कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है ये विलक्षण दस्तावेज है। और ऐसा दस्तावेज तैयार करना भारतीय संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का क्या है? प्रमाण है। भारतीय संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का क्या है? प्रमाण है। और ये भी कहा गया है भारतीय संविधान के बारे में कि दक्षिणी अफ्रीका ने जब अपना संविधान बनाया तब भारतीय संविधान को प्रतिमान के रूप में दक्षिणी अफ्रीका ने अपने संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान को प्रतिमान के रूप में काम में लिया। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की एक विशेषता की विलक्षण दस्तावेज, और जिसका एग्जाम्पल साबित किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका ने तो जब अपना संविधान बनाया तब हमारे देश के संविधान को प्रतिमान के रूप में काम में लिया था। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण है। भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिला जुला रूप है। देखिए, भारतीय संविधान
एकक, राज्यों का एकक। यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एकक होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में, प्रथम अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद फर्स्ट में लिखा है ये कि भारत राज्यों का क्या होगा, एकक होगा। भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा और संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है। एकात्मक और संघात्मक जो तत्व हैं, इनके लिए भारत में संघ को अधिक मजबूती प्रदान की गई, संघ को अधिक मजबूती प्रदान की गई है, यानी कि केंद्र सरकार को अधिक मजबूती प्रदान की गई है। देखिए, जो संघ सूची के विषय हैं वो भी केंद्र सरकार के पास है, समवर्ती सूची के विषय भी केंद्र सरकार के पास है और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो भी केंद्र सूची के पास है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान की गई है और ये भी कहा गया है भारतीय संविधान में कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो भी ये अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करनी है तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि केंद्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो एकात्मक हम कह सकते हैं कि एकात्मक और संघात्मक तत्व दोनों का क्या किया गया, भारतीय संविधान में मिश्रण किया गया है। देखिए दोबारा सुनिए, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों होगा। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर, भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के फर्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद प्रथम में ही ये उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा, भारत राज्यों का एकक होगा और जिसे हम ये कहते हैं प्रचलन में कि, जिसे हम प्रचलन में क्या कहते हैं कि राज्यों का संघ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों का सम्मिलित रूप है, यानी कि दोनों ही तत्वों का मिश्रण किया गया है। जैसे हम बता सकते हैं कि इसमें जो केंद्र सरकार है उसको मजबूती प्रदान की गई है। जैसे जो संघ सूची के विषय है, समवर्ती सूची के विषय है और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं और जो राज्यों का पुनर्गठन करने का जो अधिकार है, जो प्रावधान है, वो भी केंद्र सरकार के पास है, यानी कि संसद के पास है और राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो मजबूती प्रदान की गई है, प्रमुखता है वो किसकी है? केंद्र की। लेकिन समावेश किसका है? दोनों का है, राज्यों का भी है और नहीं, राज्य का भी और संघ का भी है। तो हम कह सकते हैं एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों का मिश्रण किया गया है। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की
विशेषताएं, अगली जो विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।